बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा अफ़साना सादत हसन मंटो का ठंडा गोश्त है। तो चलते हैं अफ़साने की तरफ। ऐशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलमत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज़ तेज़ आँखों से इसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाज़े की चिटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मज़ाफ़ात एक अजीब पुरस्रार खामोशी में गर्क था। कलमत कौर पलंग पर आलती पालती मार कर बैठ गई। ऐशर सिंह जो गालबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी खामोशी में गुजर गए। कलमत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगें पलंग से नीचे लटका कर हिलाने लगी। ऐशर सिंह फिर भी कुछ ना बोला। कलमत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज़ आँखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार, ठोड़ी की साख से पता चलता था बड़े धड़ल्ले की औरत है। ऐशर सिंह गोसर न्यूज़ ढाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर इसकी कस कर बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। इसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्जे थे, मगर इसकी कदोकामत और खदोखाल से पता चलता था कि कलमत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कलमत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज़ तेज़ आँखों को नीचा कर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ऐशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलमत कौर की तरफ देखा, मगर इसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लग कर मुँह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलमत कौर चिल्लाई, ऐशर सिया, लेकिन फ़ौरन ही आवाज़ भींच ली और पलंग पर से उठकर इसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ऐशर सिंह ने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलमत कौर बना गई, ये भी कोई मोया जवाब है? ऐशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलमत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ऐशर सिंह से लबालब भरा था। इसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे इसके माथे पर हाथ रखकर इसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ऐशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। इससे निगाहें हटाकर इसने कलमत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलमत, आवाज़ में दर्द था। कलमत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो इसको दांतों से काटने लगी। ऐशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलमत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। इसके गोश्त भरे कूल्हे पर ज़ोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कड़ी या दिमाग ही ख़राब है। झटका देने से इसके केस खुल गए। कलमत कौर उंगलियों से इसमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए इसने बड़े प्यार से पूछा, ऐशर सिया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ऐशर सिंह ने कलमत कौर को घूर कर देखा और अदफतन दोनों हाथों से इसके भरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कलमत कौर ने एक अदा के साथ ऐशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दी और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ऐशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों को जोड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलमत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम ज़रूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लौटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलमत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फ़ौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे और मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी पपियाँ ले रहे थे, पर न जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ऐशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलमत कौर ने यह तब्दीली देखते हुए कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ऐशर से कसम वहाँ गुरु की, ज़रूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ऐशर सिंह की आवाज़ जान थी। कलमत कौर का शुबा और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींचकर इसने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ऐशर से क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे? ऐशर सिंह एकदम उठ बैठा जैसे इसने इस पर हमला किया था। कलमत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर इसने पूरी कुव्वत के साथ इसे बम्बोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूँ, घुट घुट या झप्पियाँ, तेरे निकले हड्डियाँ दी गर्मी।
कलमत कौर ने मुज़ाहमत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें इस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं? मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलूं। ऐशर सिंह ने अपने बाजू इसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ इसके होंठों पर गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलमत कौर के नथनों में घुसने तो इसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ऐशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलमत कौर को शहवत भरी नज़रों से देख कर कहा, आ जाओ एक बाजी ताश की हो जाए। कलमत कौर के भालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ इसने अपनी आंखों की पतलियां घुमाई और कहा, चल दफान हो। ऐशर सिंह ने इसके भरे हुए कोले पर जोर से चुटकी भरी। कलमत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ऐशर सिया, मेरे दर्द होता है। ऐशर सिंह ने आगे बढ़कर कलमत कौर का बालाई होंठ अपने होंठों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कलमत कौर बिल्कुल पिघल गई। ऐशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तरफ चाल। कलमत कौर का बालाई होंठ कंपकपाने लगा। ऐशर सिंह ने दोनों हाथों से कलवर कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं इस तरह इसको उतार कर एक तरफ रख दिया और फिर इसको घूर कर इसके नंगे बदन को देखा और ज़ोर से इसके बाजू पर चुटकी भरते हुए बोला, कलवंत कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ऐशर सिया। ऐशर सिंह अपनी घनी काली मूंछों पर मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म। और यह कहकर इसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कचकचाया, कान की लो को काटा, उभरे हुए सीने को भंबोड़ा, उभरे हुए कूलों पर आवाज़ पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर इसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कलमत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ऐशर सिंह इन तमाम हेलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा ना कर सका। जितने गुर और जितने दाऊ इसे याद थे सब के सब इसने पट जाने वाले पहलवानों की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कलमत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर ज़रूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ऐशर सिया काफ़ी फेंट चुका, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ऐशर सिंह के हाथों से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ कलमत कौर के पहलू में जा लेटा और इसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलमत कौर ने इसे गुरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कलमत कौर के मुंतज़िर व अमल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, इसको उतार कर इसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर और नथने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ऐशर सिया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे नचोड़ डाला है? ऐशर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और इसने कोई जवाब ना दिया। कलमत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ कौन है चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोरपता? ऐशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलमत, कोई भी नहीं। कलमत कौर ने अपने उभरे हुए कूल्हे पर हाथ रखकर एक कसम के साथ कहा, ऐशर सिया, मैं आज झूठ सच जान कर रहूँगी। खा वाह गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ऐशर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कलमत कौर ने इसकी इजाज़त ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। तुक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाह गुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ऐशर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ऐशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फवारे छूट पड़े। कलमत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो इसने वहशी बिल्लियों की तरह ऐशर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सूत को मोटी मोटी गालियाँ देती रही। ऐशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। आवाज़ में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ऐशर सिंह के गले से उड़ उड़ कर इसकी मोछों पर गिर रहा था। इसने अपने लर्जा होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो है कौन है? तुम्हारी माँ।
लहू ऐशर सिंह की ज़ुबान तक पहुंच गया। जब इसने इसका जायका चखा तो इसके बदन पर झरझरी सी दौड़ गई। और मैं भी नहीं अच्छे आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इस कृपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ कौन है वो हरामजादी। ऐशर सिंह की आंखों धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक इनमें पैदा हुई और इसने कलवंत कौर से कहा, गाली ना दे इस भड़वी को। कलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो है कौन। ऐशर सिंह के गले में आवाज़ रिंध गई। बताता हूँ, ये कहकर इसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और इस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान मायावी क्या अजीब चीज़ है। कलवंत कौर इसके जवाब की मुंतज़िर थी। ऐशर सिया, तू मतलब की बात कर। ऐशर सिंह की मुस्कुराहट इसके लहू भरी मूंछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चीरा है माँ या मेरा। गला चीरा है माँ या मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊँगा। और जब वो बात बनाने लगा तो इसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कड़िया भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ऐशर सिंह ने गाँव में दर्द महसूस किया और कनाने लगा। कलवंत कौर ने इसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात। ऐशर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के ज़रिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था इसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इस कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, इसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कलवंत कौर खामोश सुनती रही। ऐशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों पर से लहू उड़ाया। कलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं इससे भी मार डालता पर मैंने कहा नहीं। ऐशर से कलवंत कौर के तो हर रोज़ मज़े लेता है। ये मेवा भी चख देख। कलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा हूँ और मैं इसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में मैं क्या देख कह रहा था रास्ते में नहर की पटड़ी के पास तोहड़ की झाड़ियों से तले मैंने इसे लटा दिया। फिर सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ऐशर सिंह की ज़ुबान सूख गई। कलवंत कौर ने थूक निकल कर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ। ऐशर सिंह के हलक से बमुश्किल ये लफ्ज़ निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन इसकी आवाज़ डूब गई। कलवंत कौर ने इसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ। ऐशर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। दानी, मुझे अपना हाथ दे। कलवंत कौर ने अपना हाथ ऐशर सिंह के हाथ पर रखा जो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था।